हेलो गाइस। आज के गैस लॉस के चैप्टर में हम एक नए लॉ की बात करेंगे। इसका नाम है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ओके, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा लॉ है और इस पर क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो एक सेटअप क्रिएट करते हैं। सबसे पहले क्या सेटअप है हमारा सेटअप है ये एक क्लोज कंटेनर है। ओके, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसमें एक छोटा सा होल है जिस पे हमने स्टॉपर लगा रखा है, बेसिकली बंद कर रखा है, इसे हम खोल सकते हैं। ओके, इस होल के अंदर हमने गैस फिल कर रखी है। हमारे गैस के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ इनिशियल मॉलिक्यूल्स हैं N। ओके, कोई प्रेशर नहीं यहाँ पे। इसका हमने अगर कुछ प्रेशर होगा, ऑफकोर्स क्योंकि गैस है, तो इनिशियल प्रेशर है कुछ P। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सबको क्लोज कंटेनर है, एक स्टॉपर लगा हुआ है, यहाँ पे हम प्रेशर मेजर कर रहे हैं इससे डिवाइस से, तो P इसका प्रेशर है। N मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इस कंटेनर के अंदर फिल्ड है। इस कंटेनर की वॉल्यूम कुछ V मान लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ओके, अब इस कंटेनर का हमारा अब आगे का सेटअप बनाते हैं। क्या सेटअप है कि ये एक बड़े कंटेनर से अटैच्ड है और यहाँ पे एक पिस्टन है ऐसे। ये पिस्टन है एक जो कि मूव कर सकती है ऑफ कोर्स। और इनिशियल कंडीशन है कि यहाँ पे जो ये क्या है, इनिशियल वैक्यूम है, इनिशियल वैक्यूम है। और ये पिस्टन स्टार्टिंग में हमने मतलब रोक रखी है। अगर वरना वैक्यूम होगा तो पिस्टन ऑफ कोर्स अंदर की साइड पुश हो जाएगी, तो ये स्टार्टिंग में रुकी हुई है। कुछ ऐसे हमारा सिस्टम है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा इनिशियल सेटअप है कि एक गैस फिल्ड है क्लोज कंटेनर में। उस क्लोज कंटेनर में एक छोटा सा होल है, उस होल को हमने स्टॉपर से बंद कर रखा है। एक हमारा बड़ा कंटेनर है जो कि ये कांस्टेंट प्रेशर सिस्टम वाला जो होता है बेसिकली, और ये पिस्टन हमारी मूव कर सकती है। अभी स्टार्टिंग कंडीशन क्लोज है, टाइम टी इसको 0 पे हमारा ये सेटअप है। ओके अब क्या किया हमने, अब हमने ये जो स्टॉपर था इसे बेसिकली खोल दिया, मतलब इस होल को हमने ओपन कर दिया। क्या करा हमने, टाइम टी इसको 0 प्लस पे हमने होल को ओपन कर दिया। हमने टाइम टी इसको 0 प्लस पे होल को ओपन कर दिया। तो अब क्या होगा, पहले आप मतलब नॉर्मल बिना आप कॉमन सेंस से क्या होगा, कॉमन सेंस से हम सबको पता है क्या होगा कि जैसे ये होल ओपन होगा तो ये जो गैस इसके अंदर भरी हुई है बेसिकली लीक करने लगेगी। सबको पता है कि जब गुब्बारे में छोटा सा छेद कर दो तो लीक करने लगता है, टायर में छेद कर दो तो लीक करने लगती है हवा उसके अंदर से, राइट। तो ये जो हवा है, जो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस हैं, बेसिकली ये लीक करने लगेंगे इस होल से। ओके, वो यहाँ पे जाएंगे, इसको कवर करेंगे, इस इनिशियल वैक्यूम वाले एरिया को। उसके बाद क्या होगा, ये पिस्टन मूव करने लगेगी बाहर की साइड, क्योंकि इनिशियल तो यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं था, अब यहाँ पे प्रेशर होने लगा इन गैस के मॉलिक्यूल्स की वजह से, तो अब ये बाहर की साइड मूव करने लगेगी पिस्टन। ओके, तो ये इधर की साइड पिस्टन जाने लगेगी, गैसेस के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे भरने लगेंगे इस कंटेनर में, यहाँ से निकल के, राइट। तो क्या हुआ, दो स्टेप हुए इस प्रोसेस में। अगर आप ध्यान से देखोगे दो चीज़ें हुई। पहली चीज़ क्या हुई, पहली चीज़ हुई कि जो ये गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं एक स्मॉल होल से पास आउट किए। इनिशियल अगर उसका क्रॉस सेक्शन ये था, यहाँ पे वो फिल्ड कर रहे थे, और फाइनल क्रॉस सेक्शन क्या है, ये है। तो एक क्रॉस सेक्शन से दूसरे क्रॉस सेक्शन में गैसेस के मॉलिक्यूल्स गए विया अ स्मॉल होल। ओके, एक तो ये स्टेप इंपॉर्टेंट हुआ। दूसरा स्टेप क्या इंपॉर्टेंट हुआ, ये गैसेस के मॉलिक्यूल्स यहाँ से फैलने लगे, ट्रैवल करने लगे आगे की साइड, वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करने लगे, है ना। और ये पिस्टन फिर आगे मूव करने लगा, वॉल्यूम और ज़्यादा ऑक्यूपाई करने लगे। मतलब ये जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं डिफ्यूज होने लगे। इस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन। इस पहले वाले प्रोसेस को कहते हैं एफ्यूजन, EFFUSION। तो अगर डेफिनेशन की बात करते हैं तो इफ्यूजन की डेफिनेशन है कि क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, एक तो जो इस इनिशियल कंटेनर था वहाँ पे हाई प्रेशर था गैस का, और जो यहाँ पे था इनिशियल वैक्यूम था, मतलब लो प्रेशर था। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ गैस जाती है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, चेंज इन क्रॉस सेक्शन एरिया, चेंज इन क्रॉस सेक्शन एरिया जनरली फ्रॉम लो क्रॉस सेक्शन एरिया, फ्रॉम लो टू हाई, मतलब कम क्रॉस सेक्शन एरिया से
हाई क्रॉस सेक्शन एरिया, बेसिकली स्टार्टिंग में कम वॉल्यूम होगी कंटेनर की और बड़े वॉल्यूम के कंटेनर में वो एस्केप कर होगी गैस। जनरली ये प्रेशर से रिलेटेड सिस्टम हो गया। ज़्यादा स्मॉल वॉल्यूम का कंटेनर होगा तो ज़्यादा हाई प्रेशर होगा ऑफकोर्स, और लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी, मतलब हाई वॉल्यूम बड़ी वॉल्यूम की तरफ गैस मूव करेगी, राइट। और जनरली ये जो होता है थ्रू अ स्मॉल होल, छोटे से होल में से पास होती है जो हवा है, जो गैसेज है बेसिकली। तो ये इफ्यूजन की मेन चीज़ें हैं कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भागती है, स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया से लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया की तरफ जाती है, और छोटे से होल की मदद से जाती है। तो ये आपको बेसिकली इफ्यूजन है। और कब तक जाती है? जब तक बेसिकली प्रेशर दोनों साइड बैलेंस ना हो जाए। जब यहाँ वाला प्रेशर दोनों साइड इक्वल हो जाएगा तब गैसेज ऑफकोर्स जाना बंद कर देगी, राइट। तो प्रेशर को बैलेंस करने तक जाती है, टिल द प्रेशर बैलेंसेस। ये भी लिख देते हैं, टिल द प्रेशर बैलेंसेस। तब दोनों ये वाला जो स्मॉल कंटेनर से जब बड़े कंटेनर में गई है गैस, तो जब यहाँ का प्रेशर और ये वाला प्रेशर चेंज हो जाएगा तब तक वो इफ्यूज़ करती रहेगी गैस। इस प्रोसेस को इफ्यूज़न कहते हैं। ओके, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो बेसिकली जैसे टायर में आपका छेद हो जाता है तो टायर के अंदर हाई प्रेशर गैस होती है, कम वॉल्यूम में ज़्यादा गैस भरी हुई होती है, तो हाई प्रेशर होती है। और बाहर का एटमॉस्फेयर बड़ा खाली होता है, तो जब आप टायर में छेद करते हो तो बाहर की हवा अंदर की साइड, टायर की साइड नहीं जाती ना, हमेशा अंदर की टायर की हवा बाहर निकलती है। तो क्यों? क्योंकि अंदर हाई प्रेशर है, बाहर लो प्रेशर है, अंदर की वॉल्यूम कम है, बाहर की वॉल्यूम ज़्यादा है, तो वो बाहर की साइड निकलती है। ओके, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया, छोटी वॉल्यूम से बड़ी वॉल्यूम, ये हाई है, और थ्रू अ स्मॉल होल और टिल द प्रेशर बैलेंसेस। तो ये आपका इफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन क्या है? बेसिकली जो गैस होती है वो फिल करती है, फिल्स द एरिया ऑफ द कंटेनर, एरिया ऑफ द कंटेनर। तो जो गैस होती है, अगर आप इंट्रोड्यूस करोगे उसे गैस को कंटेनर के अंदर, तो वो एकदम से कंटेनर के एरिया को फिल करने के लिए डिफ्यूज होना स्टार्ट कर देती है, पूरे मतलब घेरने की कोशिश करती है। इवन इफ देयर आर अदर गैसेस, इवन इफ देयर आर अदर गैसेस, भले ही उस कंटेनर में पहले से भी थोड़ी बहुत कुछ गैस हो, कोई अलग गैस हो, लेकिन फिर भी अगर आप नई गैस को कंटेनर में इंट्रोड्यूस करोगे तो वो गैस जो है पूरे कंटेनर में फैलने की कोशिश करेगी। तो गैसेस फिल द एरिया ऑफ द कंटेनर इवन इफ दे आर अदर गैसेस। और आप यहाँ पे देख सकते हो सेम क्रॉस सेक्शन एरिया, राइट। इस वाले एक्सपेरिमेंट के लिए है ये सिर्फ कि सेम क्रॉस सेक्शन एरिया में मूव कर रही है। तो मैं यहाँ पे भी स्टार मार्क कर देता हूँ ये, कि जो यहाँ पे जो डिफ्यूजन हो रहा है सेम क्रॉस सेक्शन एरिया है उस डिफ्यूजन का, क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब जो डिफ्यूजन हो रहा है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ, इस वाले पॉइंट से बेसिकली। तो इस वाले पॉइंट पे क्या क्रॉस सेक्शन एरिया था? ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया था, और वो फिर फैला, आगे तक गया डिफ्यूजन, ये गैसेज आगे तक गई, तो यहाँ वाले पॉइंट तक जब तक पहुंची यहाँ पे भी क्रॉस सेक्शन एरिया आगे था। और जब ये पिस्टन आगे मूव कर जाएगा, बेसिकली फ्यूचर में, ये पिस्टन आगे मूव कर जाएगा फ्यूचर में, तब भी जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो सेम होगा। तो ये डिफ्यूजन का प्रोसेस है, सेम क्रॉस सेक्शन एरिया में वो डिफ्यूज कर रही है, राइट। तो गैस फैल रही है, एक्सपेंड कर रही है, अपने आप को एक्सपेंड नहीं कह सकते, एरिया ऑक्यूपाई कर रही है बेसिकली। आपने कंटेनर में इंट्रोड्यूस किया और उसने पूरा एरिया ऑक्यूपाई करना स्टार्ट कर दिया, तो इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। तो आपको प्रोसेस दोनों समझ में आ गया क्या हो रहा है, इफ्यूजन और डिफ्यूजन। तो ये अभी हमने ग्राम स्लो स्टार्ट नहीं किया, अभी हमने बेसिकली एक सेटअप बनाया और आपको दिखाया कि इस सेटअप में फिजिकली क्या हो रहा है, कैसे गैसेज हाई प्रेशर से लो प्रेशर के एरिया की तरफ जा रही है पहले, इस प्रोसेस को इफ्यूजन कहते हैं। एंड देन फिर इस लो प्रेशर एरिया में आके वो डिफ्यूज हो रही है, पूरे कंटेनर में फैल रही है, इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं। यहाँ तक हमने इस प्रोसेस को आपको सेटअप किया और जो ये प्रोसेसेस हो रहे हैं इनको डिफाइन किया कि इफ्यूजन और डिफ्यूजन क्या होते हैं। ओके, अब हम लैब में ऑब्जर्व करेंगे कि क्या इन गैसेस की प्रॉपर्टीज होती है, कि मतलब वो कैसे, कि ज़्यादा भारी गैस है, ज़्यादा हल्की गैस है तो वो ज़्यादा जल्दी से फैलेगी कि कम हल्की जल्दी से फैलेगी, राइट। तो हम ये प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व करेंगे, किन प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता है इफ्यूजन और डिफ्यूजन का रेट ऑफ इफ्यूजन और डिफ्यूजन। ओके, तो इस कंटेनर को अगर हम यहाँ पे देखते हैं इस डायग्राम के हिसाब से, तो अगर मैं बात करता हूँ डिफ्यूज़न के रेट की बात करता हूँ, डिफ्यूज़न की पहले इफ्यूज़न की बात कर देता हूँ, रेट ऑफ इफ्यूज़न, कि किस रेट से इफ्यूज़ हो रहा है। तो क्या होगा जब ये गैस बाहर से अंदर जाएगी तो क्या क्या चेंज होगा? एक तो नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, राइट,
नंबर ऑफ मोल्स होंगे कम होंगे, दिख ही रहा है सबको। यहाँ पे अगर पहले n नंबर ऑफ मोल्स थे तो फिर वो कुछ कम हो जाएंगे, n1 की जगह n2 हो जाएंगे अगर n1 मान लो। चलो, और प्रेशर क्या होगा, ऐसे यहाँ पे हाई प्रेशर था, वॉल्यूम बाहर जाएगी, जब ये गैसेस बाहर जाएंगी तो ये प्रेशर डिक्रीज होने लगेगा ऑफकोर्स, और ये फिर इनिशियल और अंदर का प्रेशर बाहर का प्रेशर इक्वल हो जाएगा, जब जाके इफ्यूजन रुकेगा तो प्रेशर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स और प्रेशर डिक्रीज हो रहे हैं यहाँ पे। तो अगर हम रेट की बात करेंगे तो अगर मैं कहता हूँ कि टाइम t इक्वल्स टू 0 पे इनिशियल n1 नंबर ऑफ मोल्स मेरे 10 मोल्स थे, मान लो मैं ये कहता हूँ, तो टाइम t इक्वल्स टू सम 10 मिनट्स कह लो, चलो कोई भी टाइम ले रहा हूँ मैं बेसिकली, जो मेरे नंबर ऑफ मोल्स हो गए n2 हो गए वो 5 हो गए, 5 मोल्स हो गए। तो पहले मेरे कुछ n1 मोल्स से 10 मोल्स से, और फिर कुछ 10 मिनट बाद ये मोल्स बाहर निकल देगा, फाइनली यहाँ पे 5 मोल्स बचे। तो जो रेट ऑफ क्या हुआ, इफ्यूजन हुआ, आर से अगर मैं बात करता हूँ तो वो किसके इक्वल होता है, वो आपका इक्वल होता है डेल एन बाय डेल टी, कि कितने मोल्स निकले कितने टाइम में। तो 5 मोल्स निकले 10 मिनट में, तो आप यहाँ पे कह सकते हो 5 मोल्स 10 मिनट में, तो 2 कितना हो गया, हाफ मोल्स पर 10 हो गया ना, 0.5 मोल्स पर मिनट, मोल्स पर मिनट में अगर आपकी आएगी तो डेल एन कितना हुआ, 5 का चेंज हुआ, डेल मतलब चेंज कितना हुआ, 5 का हुआ बेसिकली। तो 5 डिवाइडेड बाय टाइम कितना, 10 मिनट, तो 5/10 0.5 मोल्स पर मिनट। तो ये आपका क्या था, रेट ऑफ इफ्यूजन आपने निकाला इन टर्म्स ऑफ मोल्स। आप रेट ऑफ इफ्यूजन ऐसे भी कर सकते हो कि अगर मान लो टाइम t इक्वल टू 0 पे, मैं बात करता हूँ इसी डायग्राम में, टाइम t इक्वल टू 0 पे जो मेरा प्रेशर P1 था वो मेरा कुछ 10 atm था, मान लो टाइम t इक्वल टू 10 मिनट्स पे मेरा जो प्रेशर हो गया वो 5 atm हो गया, मान लो। तो जो मेरा यहाँ से आप रेट ऑफ इफ्यूजन निकालोगे तो वो क्या आएगा, रेट ऑफ इफ्यूजन आपका आएगा डेल पी बाय डेल टी। क्या चेंज प्रेशर में हुआ, प्रेशर चेंज डिवाइड बाय डेल टी वाला। तो डेल पी बाय डेल टी अगर आप करोगे तो कितना आएगा आपका, बेसिकली अगेन 0.5 atm पर मिनट। तो ये जो मैंने नंबर्स लिए हैं तो मैंने लाइक इमेजिनरी नंबर्स लिए हैं, कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा, लेकिन मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे हम रेट ऑफ इफ्यूजन और रेट ऑफ इफ्यूजन को हम निकाल रहे हैं डेल एन बाय डेल टी या फिर डेल पी बाय डेल टी से। कोई इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपको यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि कैसे हम निकाल सकते हैं रेट, कि कितने रेट से इफ्यूज हो रही है, इसका मतलब तो हम कैसे रेट को काउंट कर सकते हैं कि कितने मोल्स इफ्यूज हुए पर टाइम, पर जैसे भी आपकी टाइम की यूनिट है, या फिर कितना प्रेशर घटा पर यूनिट टाइम। ओके, तो ये आपका रेट आ गया, रेट पर यूनिट टाइम में आता है बेसिकली। तो ये आपका इफ्यूजन का रेट था। अगर हम डिफ्यूजन की बात करें, रेट ऑफ डिफ्यूजन की अगर हम बात करते हैं तो अब मैं कह सकता हूँ, आप यहाँ से देख सकते हो कि आपको मान लो ये जो इनिशियली यहाँ पे अगर कंटेनर था तो इसकी कुछ V1 वॉल्यूम थी, और फाइनली डिफ्यूज होने के बाद जो गैसेज हो गई उसने V2 वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर ली कंटेनर की, राइट। ये पिस्टन था पहले यहाँ पे था, तो ये कुछ इनिशियली वॉल्यूम V1 थी, उसके बाद गैस यहाँ पे आने लगी, जिसकी वजह से जो पिस्टन है आगे की साइड मूव करने लगा, फाइनली पिस्टन यहाँ पे आके रुका है और ये V2 वॉल्यूम हो गई। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या कहोगे आप, रेट ऑफ डिफ्यूजन आप कहोगे कि आपका मान लो टाइम t इक्वल टू 0 पे कुछ V1 वॉल्यूम थी, टाइम t इक्वल टू 10 मिनट पे कुछ V2 वॉल्यूम हो गई। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन आपका बेसिकली होगा कि कितनी वॉल्यूम उसने कवर करी, डेल V बाय डेल टी, पर यूनिट टाइम में उसने कितनी वॉल्यूम कवर करी, डेल V बाय डेल टी, ये आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन हो गया। तो आपके पास रेट ऑफ इफ्यूजन भी है और रेट ऑफ डिफ्यूजन भी है, और इन सबको आप R से ही मेजर करते हो, और ये जनरली क्या होता है आपके रिलेटेड होते हैं बेसिकली। जो रेट है एक फैक्टर अगर आप कहोगे तो वो रिलेटेड फैक्टर है, राइट। R जो ये रेट है, अगर इसे आप R से आप डिफ्यूजन दोनों का रेट आप जनरली मेजर कर सकते हो। तो ये आपने कहाँ से देखा, ये तो आपने नॉर्मल एक्सपेरिमेंट से आप देख सकते हो, राइट। इसमें अभी तक हमने कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगाई ना। रेट ऑफ इफ्यूजन आपका होगा किसी से जिसमें आपको कोई बहुत सोचना नहीं पड़ेगा। अगर आपसे बोलेगा कोई 10 मोल पहले पढ़े थे, आप 5 मोल पढ़े हैं, 10 मिनट में ऐसा हुआ है, तो रेट ऑफ इफ्यूजन बताओ जी, तो आप नॉर्मल अगर आपने कुछ नहीं भी पढ़ा हो तो भी सोच के बता सकते हो। अच्छा, चेंज डिवाइडेड बाय टाइम होता है, किसी को रेट निकालना है कि कितना बाहर निकले हैं मोल से, ही तो पूछ रहा है वो रेट ऑफ इफ्यूजन में, तो हर कोई बंदा निकाल सकता है डेल एन बाय डेल टी करके। इसमें लाइक बहुत कोई खतरनाक चीज़ नहीं पढ़ाई ना मैंने। और ऐसी डेल पी बाई डेल टी प्रेशर के टर्म्स में अगर उसने पूछा, ऐसी रेट ऑफ डिफ्यूजन पूछा, तो आप डिफ्यूजन क्या सोचोगे, डिफ्यूजन होती है कि कितनी उसने वॉल्यूम ऑक्यूपाई करी, मुझे उसका रेट निकालना है, तो मतलब कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करी पर यूनिट टाइम।
तो आप डेल वी बाई डेल टी कर लोगे। अगेन इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये रेट ऑफ इफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन आ गया आपके पास। ओके ओके, तो अब इसी सेटअप में, ये वाला जो सेटअप है हमारा बेसिकली, इस सेटअप में एक्सपेरिमेंटली ग्राम्स लॉ क्या कहता है, ग्राम्स लॉ क्या कहता है, GRAHAMS, ग्राम्स लॉ कहता है कि जो ये रेट होता है चाहे इफ्यूजन का चाहे डिफ्यूजन का, ये आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस। तो ये आपका एक्सपेरिमेंटली आया, राइट, ये आपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे और वहाँ से आया कि जो आपका जो रेट होता है वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट डेंसिटी के, डेंसिटी ऑफ गैस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर आप दो सेम कंटेनर्स, ये सेम सेटअप आप दो लोगे, एक की जगह दो ऐसे सेम कंटेनर्स लोगे, सेम सेटअप बनाओगे, एक में आप हल्की डेंसिटी, मतलब एक तरीके से डेंसिटी का आप समझ सकते हो लाइटर गैस और हैवियर गैस, राइट। तो एक में आप हैवी गैस रखोगे, कंटेनर में फिल करोगे हैवी गैस, दूसरे कंटेनर में फिल करोगे लाइटर गैस, सेम टेम्परेचर रखोगे, सेम प्रेशर रखोगे, सब कुछ सेम वगैरह रखोगे, और फिर आप क्या करोगे, इसे टाइम टी इसको 0 पे स्टॉपर यहाँ पे ओपन कर दोगे बेसिकली। तो देखोगे आप कि क्या रेट है, कि क्या चेंज आ रहा है रेट में डेंसिटी अलग करने पे। तो आप क्या पाओगे, आप पाओगे कि जो रेट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के। मतलब जो हल्की गैस है वो ज़्यादा जल्दी से इस छेद से बाहर निकलेगी, जो हल्की गैस है वो ज़्यादा जल्दी से डिफ्यूज़ होगी और कंटेनर को ऑक्यूपाई करेगी, हल्की गैस ज़्यादा जल्दी से फैलेगी, और जो भारी गैस है वो स्लोली स्लोली इस छेद से बाहर आएगी, स्लोली स्लोली इस कंटेनर को ऑक्यूपाई करेगी एज कम्पेयर टू हल्की वाली गैस। तो जो डेंसिटी ऑफ द गैस होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और किस उसमें होती है, रूट, मतलब रूट आता है। रूट कैसा आया, मतलब ये वाला रिजल्ट कहाँ से आया, इसे ये ग्राम्स लॉ है, बेसिकली उसने एक्सपेरिमेंट करके बंदे ने निकाला और उसको अपना नाम दे दिया ग्राम्स लॉ। ओके तो ये आपका ग्राम्स लॉ है कि आर जो आता है आपका, ये रेट अभी जो मैंने आपको बताया आपको डिफ्यूजन है, फिर डिफ्यूजन का रेट। तो आप एक तरीके से तो आप यहाँ से, तो जो ये वाली चीज़ है ना, तो आप जैसे आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाएगा तो एक तो आप आर यहाँ से निकाल सकते हो, जो आप एक्सपेरिमेंटली उसने हमें दिया होगा कि पहले इनिशियल मोल्स इतने थे, फाइनल मोल्स इतने बताएं। तो एक तो आप आर यहाँ से निकालोगे, एक आर आप निकालोगे इस लॉ की मदद से, जो कि उस बंदे ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके एक थियोरिटिकल लॉ बनाया बेसिकली, कि जो आर होता है वो हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डेंसिटी के होता है। तो आपको कुछ डेंसिटी वगैरह दे रखी, फिर आप उन दोनों आर्स को कुछ कंपेयर कर सकते हो और आप उसकी मदद से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अच्छे से आपको पता चलेगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ, एक आपका होगा नंबर वाइज रिजल्ट, जो कि आप क्वेश्चन आपको देगा उसमें डाटा गिवन होगा, उसकी डाटा की मदद से आप निकालोगे। एक आपको होगा थियोरेटिकल रिजल्ट, जो कि आप इस ग्राम्स लॉ की मदद से निकालोगे, और आप थियोरेटिकल रिजल्ट को एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के इक्वेट करोगे, और जो भी आपका मतलब जो वेरिएबल होगा या फिर जो भी पूछा होगा आपसे वो निकल जाएगी आपकी क्वांटिटी। तो ये आपका एक तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, राइट, कि जो आर है वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी ऑफ द गैस के। एक क्या है कि जो आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। ये भी अगेन एक रिजल्ट है जो कि उसने निकाला एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। ये आप यहाँ से ये नॉर्मली भी देख सकते हो, राइट। इस वाली चीज़ को तो आप नॉर्मली शायद नहीं देख सकते, मतलब आप ये तो देख सकते हो कि क्या कहते हैं, हल्की गैस जल्दी से निकलेगी और भारी गैस कम देर से निकलेगी, लेकिन एग्जैक्टली क्या रेशियो होगा, रूट आया, क्यूब रूट क्यों नहीं आया, या फिर सिर्फ 1 बाई डेंसिटी क्यों नहीं आई, वो चीज़ आप नहीं देख सकते। वो चीज़ आपको एक्सपेरिमेंट बहुत सारे करके आपको वैल्यू निकाल के फिर देखना पड़ेगा। ये वाली चीज़ आप शायद डायरेक्टली देख सकते हो कि जो आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। मतलब जितना ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर होगा उतना तेज़ी से, ये समझ में आ रहा है आपको, जल्दी जो रेट ऑफ इफ्यूजन या फिर डिफ्यूजन होगा वो आपका बढ़ जाएगा। जितना आप इसे प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा होगा, मान लो आपके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हुए, और इसे आप एक्सटेंड भी कर सकते हो, बल्कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन भी, कि अगर आपके बहुत सारे मोल्स ऑफ गैस आपने भर रखे हुए अंदर, तो आपका प्रेशर बहुत हाई होगा अंदर। तो जैसे ही आप स्टॉपर खोलोगे तो एकदम से गैस निकलेगी बहुत सारी, क्योंकि प्रेशर अंदर बहुत हाई है और बाहर बहुत लो है। तो और फिर वो जल्दी जल्दी, और क्योंकि जल्दी से निकलेगी तो इसकी यहाँ पर एक तरीके से स्पीड ऑफ गैस, जल्दी समझो, वो रेट जो है निकलने का इफ्यूज़न का वो बहुत तेज़ होगा। और सिमिलरली जो रेट होगा डिफ्यूज़ करने का वो भी बहुत तेज़ होगा करस्पॉन्डिंगली, है ना, कि जो गैसेज है वो जल्दी जल्दी डिफ्यूज़ करेंगी, जल्दी जल्दी वॉल्यूम को फिल करेंगी कंटेनर की, जल्दी जल्दी इस पिस्टन को आगे की साइड मूव करेंगी। तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है और जो रेट ऑफ इफ्यूजन है वो आपका प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ज़्यादा आपका रेट होगा, और जो प्रेशर है मोल्स है उनके बीच में आप रिलेशन देख ही सकते हो। यहाँ पर जितना ज़्यादा मोल्स होंगे तो ज़्यादा प्रेशर होगा। तो आप ये वाला रिजल्ट भी देख सकते हो, राइट। तो आप ये वाला रिजल्ट भी देख सकते हो। तो इन दोनों रिजल्ट्स को मिला के आप ये लिख सकते हो कि R1 बाय R2, बोले तो दो अगर आपके सेटअप हैं जिसमें पहले में गैस 1 है और दूसरे में गैस 2 है,
वो आपका किसके इक्वल होगा, वो आपका इक्वल होगा P1/P2 डिवाइडेड बाय D2/D1। P1 P2 क्या है, प्रेशर्स हैं, D2 D1 क्या है, डेंसिटीज ऑफ द गैस है। ओके तो इस रिजल्ट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो R1/R2 है वो आपका P1/P2 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय √T2/D1 होता है। ये रिजल्ट अब आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, हमने जो पीछे के दोनों रिजल्ट्स थे उन्हें बेसिकली इक्वेट कर दिया कि आपका R1/R2 दो रेट्स को हमने डिवाइड कर दिया तो आपका P1/P2 मल्टीप्लाइड बाय D2/D1 आया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, अब इस रिजल्ट को मैं एक और फॉर्म में लिख सकता हूँ, उसके लिए मैं आपको थोड़ी सी तिगड़मबाजी करनी पड़ती है। तो आप देख लो PV=NRT। अब तो ये सबको पता है, ये इक्वेशन होती है, कोई दिक्कत नहीं हमें। और आगे अगर हम बात करते हैं तो PV= आप N को कुछ चेंज कर सकते हो। N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है। मोल्स को हमने स्टोइकियोमेट्री में सीखा है, क्या होता है बेसिकली गिवन वेट G डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट m0, राइट। कोई दिक्कत नहीं अगेन आपको, टाइम्स RT। N को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया कि G/m0, गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट को इधर ले जाते हैं, P टाइम्स m0, ओके, = गिवन वेट को यहीं पे रखते हैं, वॉल्यूम को नीचे ले जाते हैं, G/V टाइम्स RT। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। अगले स्टेप में Pm0 = G/V क्या होता है, वेट बाय वॉल्यूम। गैस का जो वेट है डिवाइड बाय गैस कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया, तो वो क्या देगी आपको, गैस की डेंसिटी देगी। तो Pm0 = DRT, वेयर D क्या है, गैस की डेंसिटी है, और m0 क्या है, उस गैस का मॉलिक्यूलर मास है। तो PV = NRT से आप यहाँ पे जा सकते हो। होप सो इसमें कोई आपको प्रॉब्लम ना आई हो। एक बार आप अपने हाथ से करोगे समझ में आ जाएगा, सिंपल सा है। तो आप PV = NRT लिख सकते हो, PV = G/m0 RT लिख सकते हो, या फिर Pm0 = DRT लिख सकते हो। तो ये PV = NRT के थोड़े डिफरेंट फॉर्म्स हैं जो कि आप लिख सकते हो। बेसिकली N को आपने G/m0 में कन्वर्ट कर लिया, और G/V आपका डेंसिटी होता है। तो आपको जब डेंसिटी के टर्म्स में बात करी होती है कई बार, तो आपको गैस का नाम दे देंगे तो आपको m0 पता होगा, डेंसिटी दे देंगे तो बेसिकली आप ये कुछ निकाल सकते हो P और T, राइट। तो आपका Pm0 = DRT, ये हो गया। तो आप यहाँ से क्या देख सकते हैं, यहाँ से आप देख सकते हो जो m0 और D के बीच में रिलेशन है कि D एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m0 के है, कब, जब आपका P और T कांस्टेंट है। अगर आपका प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जो है आपका D और m0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जो डेंसिटी ऑफ द गैस उस गैस के मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब आपका प्रेशर और टेम्परेचर सेम है, सेम प्रेशर टेम्परेचर पे डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास में ये रिलेशन होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस चीज को आप क्या कर सकते हो कि R1/R2 आपका P1/P2 D2/D1 के इक्वल था। तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, P1/P2 m02/m01। बेसिकली D को आपने किससे रिप्लेस कर दिया, m0 से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि ये दोनों आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं। इस वाले रिजल्ट की मदद से आप D2/D1 को m2/m1 कर सकते हो, फिर m02/m01 कर सकते हो। तो आपका ये रेट ऑफ डिफ्यूजन या फिर डिफ्यूजन में आता है। तो ये आपकी ग्राम्स लॉ की पूरी थ्योरी आज कंप्लीट हो गई। बेसिकली अगले क्वेश्चन में मैं आपको अगले लेक्चर में आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा ग्राम्स लॉ पे, ताकि आप वहाँ पे देखोगे कि कैसे हम यूज़ करते हैं थियोरेटिकल रिजल्ट और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को इक्वेट करके क्वेश्चन सॉल्व करने का, और अलग अलग रिजल्ट निकालते हैं। क्या क्या इसके एप्लीकेशन हो सकते हैं, जैसे पहला एप्लीकेशन है कि अगर आपको आइसोटॉप्स हैं गैस के जिनका अलग अलग वेट है या फिर अलग अलग डेंसिटी है, उन्हें सेपरेट करना है, तो आप इस सेटअप में क्रिएट कर सकते हो। तो आप देखोगे जो हल्की गैस होगी, जिस आइसोटॉप का वेट कम होगा m0, वो ज़्यादा जल्दी सेपरेट हो जाएगा, ज़्यादा आगे तक चला जाएगा, और जो जिसका कम होगा, जो भारी गैस होगी, वो कम डिफ्यूज़ कर पाएगा। तो बेसिकली वो सेपरेट हो जाएंगे, राइट। तो आपको सेपरेट आइसोटॉप्स को सेपरेट करने के लिए गैसेस के आप वहाँ पे यूज़ करते हो, राइट। तो ऐसे कुछ एप्लीकेशंस होंगे, तो आप देख सकते हो। तो अगली बार मैं आपको इस थ्योरी के बेसिस पे एक आध क्वेश्चन करवाऊंगा, ताकि आपकी फीलिंग अच्छी हो जाए। खैर, अभी आपने समझ लिया कि ग्राम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन या फिर डिफ्यूजन क्या होता है, कैसे क्या एक्सपेरिमेंट सेटअप करा हमने, कैसे हम उस एक्सपेरिमेंट सेटअप के बेसिस पे हमने रिजल्ट्स निकाले, रेट ऑफ इफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन, कैसे हमने ग्राम्स लॉ को डिफाइन किया कि क्या उसने एक्सपेरिमेंट में कहा था कि जो रेट होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है अंडर डेंसिटी के, और जो रेट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। कैसे हमने उस रिजल्ट को कंबाइन करके लिखा कि R1/R2 आपका
P1/P2 डिवाइड बाई D2/D1 के इक्वल होता है। फिर D2/D1 को बेसिकली हमने M2/M1 से रिप्लेस कर दिया, तो आपका ये रिजल्ट भी आ गया। तो आपके रिजल्ट है ग्राम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन डिफ्यूजन के। तो इसके बेसिस पे अगर क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकते हो। ओके, अगले लेक्चर में इससे क्वेश्चन करवाऊंगा और फिर आपका थोड़े बहुत ग्राफ्स, ये आपके सारे जो 5 रिजल्ट हैं उनके बेसिस पे जो ग्राफ्स बनते हैं वो ग्राफ्स और करवाऊंगा। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P इनवर्स प्रोपोर्शनल टू V, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। इनके बेसिस पे ग्राफ्स बनते हैं, वो करवाऊंगा। उन ग्राफ्स का नाम है कुछ और क्या कहते हैं उन्हें, वो आप देखोगे। ओके, चलो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है बेसिकली। थैंक यू।